नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। हिंसा किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती, लेकिन हिंसा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का जब राजनीतिकरण घिनौने तरीके से होने लगे तब सवाल उठते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2014 से पहले देश ने लिंचिंग का शब्द कभी सुना नहीं था। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर बीजेपी ने चौतरफा हमला किया, उन्हें 1984 के सिख विरोधी दंगों की याद दिलाई। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने राजीव गांधी का वीडियो ट्वीट किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में दंगे हुए, क्योंकि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। यह कहा था स्वर्गीय राजीव गांधी ने। बीजेपी तो राजीव गांधी को लिंचिंग का जनक यानी कह रही है ही इज फादर ऑफ लिंचिंग। सवाल यह है कि लिंचिंग किसी की भी हो वो गलत है। कौन भूल सकता है 1990 का वो दशक जब लाखों कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर से विस्थापित होना पड़ा था और पूरे देश ने चुप्पी साधी थी। आप भी चुप थे, जो व्यूअर्स आप लोग बैठे हुए हो देख रहे हो, आप चुप थे। कश्मीरी पंडित अपने घर से बेघर हो रहा था, उनकी औरतों के साथ रेप हो रहा था, उनकी बच्चियों को बख्शा नहीं जा रहा था, उनका खानदान उनसे छीना जा रहा था। यह देश खामोश था और इसका गुनहगार पूरा समाज होगा, लेकिन सरकारें भी होंगी। आखिर ये सिलेक्टिव सोच क्यों? सवाल यह है कि क्या वाकई 2014 से पहले हिंदुस्तान में किसी की लिंचिंग नहीं हुई? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार लौट के राहुल लिंचिंग पे आए। आज का आर पार इसी पर। यूपी चुनाव से ठीक पहले लिंचिंग का जिन्न बोतल से बाहर आ गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। थैंक यू मोदी जी। इस ट्वीट पर बीजेपी ने स्वर्गीय राजीव गांधी के बयान के आधार पर राहुल गांधी को घेर लिया। पहले वो बयान सुनिए। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा कि मॉब लिंचिंग के जनक राजीव गांधी से मिली, जो सिखों के नरसंहार को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी केवल एक ही आइडेंटिटी है इस दुनिया में कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मॉब लिंचर के बेटे राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी है। 84 में जो हुआ वो बहुत बुरा था और सोनिया गांधी ने गोल्डन टेम्पल में जाकर राहुल गांधी ने माफी मांगी। नफरत, लोगों के बीच में खाई पैदा करना, धर्म के आधार पे लोगों को झगड़ा कराना भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लगातार हुआ है। जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने मीडिया के प्रति किया है वो अपने आप में एक बार फिर इमरजेंसी की याद करवाता है जो कांग्रेस के समय थी। राहुल गांधी के ट्वीट ने एक बार फिर लिंचिंग पर दोहरे मापदंड की बहस को जन्म दे दिया है। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। आर पार लौट के राहुल लिंचिंग पर आए। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। 2014 के बाद सियासी प्रयोग का विश्लेषण सुनिए। दो शब्द है, लिंचिंग और इंटॉलरेंस। क्या हुआ? दोनों शब्दों का राजनीति के लिए खूब इस्तेमाल हुआ। विशेष धर्म को पीड़ित दिखाने की कोशिश हुई। इंटॉलरेंस में कहा गया 2014 के बाद असहिष्णुता बढ़ी है। नाम आए कश्मीरी पंडितों को तो आपने सुना होगा, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उनका नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन अखलाक तबरेज अंसारी का नाम लिया गया। इंटॉलरेंस में अवार्ड वापसी गैंग अचानक बाहर आ गया और बोला हमारे अवार्ड ले लीजिए।
लिंचिंग अंकित सक्सेना की भी हुई, ध्रुव त्यागी की भी हुई, लेकिन उस पर चुप्पी साधी गई। इंटॉलरेंस एक के बाद एक अवार्ड वापस किए जाने लगे। नतीजा इसका क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को राजनीति से जोड़ दिया जाता है, धर्म के चश्मे से देखा जाता है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ आज की इस चर्चा में सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ तस्लीम रेमानी है, एमपीसीआई के। मेरे साथ इस चर्चा में मजिंदर सिंह सिरसा भी जुड़ेंगे, जिन्होंने कहा है कि राजीव गांधी जो है वो फादर ऑफ लिंचिंग है, यानी 1984 के जो दंगे हुए थे, उन्होंने बोला था जब बड़ा पेड़ गिरा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। बताइए अभय दुबे, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को अपना इतिहास खंगालना चाहिए, अपना इतिहास देखना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? अमीश देवगन जी, आपने बिल्कुल सही शुरुआत की कि हिंसा का समर्थन किसी भी स्वरूप में नहीं किया जाना चाहिए, दलों के आधार पर भी नहीं किया जाना चाहिए। आपने प्रारंभ किया कश्मीर के उस मसले से, तो सबसे पहले मैं आपके स्मृति पटलों को चिन्हित कर दूं और मैं आपको धन्यवाद दे दूं, चूंकि आपने राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। आपने कहा कि उन राजनीतिक दलों की भी आलोचना की जानी चाहिए। जनवरी 1990 भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में साझा सरकार थी और कश्मीरी पंडितों के घर पर नोटिस लगा दिए गए थे कि अगर 3 दिन में ये घर खाली नहीं किए तो कत्लेआम हो जाएगा। और जगमोहन उस समय वहां के राज्यपाल थे, जो भारतीय जनता पार्टी के बाद में केंद्रीय मंत्री बने। मैं नंदी मार्ग का वो हत्याकांड कश्मीरी पंडितों पर हम आएंगे, लेकिन लिंचिंग का शब्द आपने 2014 से पहले नहीं सुना था? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, नहीं सुना था आपने 2014 से पहले? लिंचिंग 2014 के बाद ही हुई है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अमीश जी देखिए, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा में बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम में तो हम भी हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं लिंचिंग का शब्द, मेरा सवाल तो बड़ा सरल है। 2014 से पहले अभय जी, आपने लिंचिंग का शब्द सुना था या नहीं सुना था? हाँ या ना? मैंने ना सुना था ना देखा था। भारत में जिस प्रकार मोदी सरकार ने युवाओं के रोजगारों को छीनकर बेरोजगारी से उनकी मॉब लिंचिंग की है, ये मैंने नहीं देखा था। मैंने नहीं देखा था बेरोजगारी और मॉब लिंचिंग को, बेरोजगारी और मॉब लिंचिंग को जोड़ने का प्रयास असफल है, क्योंकि वो जुड़ता नहीं है। लेकिन आपने एक आपने बड़ा शब्द बोला, आपने बोला, एक सेकंड अभय जी मेरा निवेदन है 15 सेकंड दीजिए ना, मेरे ही कार्यक्रम है उसमें मुझे 15 सेकंड दीजिए ना। आपने एक बड़ा शब्द बोला, ना मैंने सुना था ना मैंने देखा था, लेकिन आज मुझे आपको थोड़ा इतिहास में लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा याद दिलाना पड़ेगा, थोड़ा बताना पड़ेगा, थोड़ा सुनाना पड़ेगा, थोड़ा दिखाना पड़ेगा। शायद आपकी याददाश्त वापस आ जाए, और अगर आएगी तो हाथ जरूर खड़ा करिएगा अगर याददाश्त वापस आ जाए तो। 1984 कश्मीर पर भी पहले सुना दीजिए ना। 1984 में सिख विरोधी दंगा हुआ, 5000 से ज्यादा सिखों को मौत के घाट उतारा गया, याद आया? 1989 भागलपुर दंगा, 1000 से ज्यादा की मौत हुई, याद आया? 1990 हैदराबाद दंगा, 64 लोगों की मौत हुई, याद आया? 1993 मुंबई दंगा, 900 लोग मारे गए, याद आया? 2013 मुजफ्फरनगर दंगा, 62 लोगों की जान गई, याद आया? सरकार आपकी थी, एक तरफ सपा की सरकार थी, याद आया कुछ? हाशिमपुरा दंगा, याद आया कुछ? कि अभी भी याददाश्त के चक्षु खुले नहीं है? अभय दुबे, आपको लिंचिंग पहली बार सुनाई दे रही है 2014 के बाद, क्योंकि आपका शासन चला गया। उससे पहले लिंचिंग नहीं होती थी। 5000 सिखों के साथ क्या हुआ था दिल्ली की सड़कों पर? इंटरप्ट मत करिए। दिल्ली की सड़कों से लेकर झारखंड तक क्या हुआ था 5000 सिखों के साथ? जलते टायर उनके गले में डाल दिए गए थे। आपका नेता है कि नहीं है जेल में अभी? आपकी बाकी नेताओं पे आरोप है कि नहीं है? जगदीश टाइटल से लेकर कमलनाथ पर जवाब दीजिए इस बात का। और यहां पर लिंचिंग में ज्ञान फैल रही है कांग्रेस पार्टी। अब आप जवाब देने दीजिए, निरंतर भाषण मत दीजिए, जवाब देने दीजिए। अब आपको मैं बताता हूं एक के बाद एक सिलसिलेवार प्रामाणिक रूप से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बुनियाद के पत्थर नानाजी देशमुख क्या लिखते हैं? 25 सितंबर 1984 को, और कौन प्रकाशित करता है? जॉर्ज फर्नांडिस
प्रतिपक्ष के संपादक अखबार के हुआ करते थे, वो प्रकाशित करते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में किसी एकमात्र व्यक्ति ने सिखों के खिलाफ हुई इस हिंसा को जस्टिफाई किया, तो वो नानाजी देशमुख क्या लिखते हैं? सिख विरोधी हिंसा हिंदुओं के न्यायोचित आक्रोश का परिणाम थी और सिख समुदाय को इसे खामोशी से बर्दाश्त करना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं आगे कि राजीव गांधी को पूरा समर्थन देना चाहिए। अमरिंदर सिंह अभी नए नए पार्टनर बने भारतीय जनता पार्टी के, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने नाम दिए, उन 50 नामों की लिस्ट दी। एफआईआर नंबर 315/92, एफआईआर नंबर 446/93। उन्होंने कहा प्रेम कुमार जैन, अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव संचालक, उनके खिलाफ एफआईआर थी सिख दंगों की। प्रीतम सिंह, रामचंद्र गुप्ता, उन्होंने उन 50 नामों की लिस्ट दी अमरिंदर सिंह जी ने और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है आबिद दुबे जी, आपने अपने वक्तव्य को रखा। सुधांशु त्रिवेदी, आपके नेता कह रहे हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी फादर ऑफ लिंचिंग हैं। अमित मालविया ने यह ट्वीट किया और जब राहुल गांधी से इस पर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी को गुस्सा आ गया, गुस्सा गए वो। देखिए, मैं राहुल गांधी जी की बात से सहमत हूं कि उन्हें 2014 से पहले लिंचिंग शब्द नहीं सुनाई पड़ा था, क्योंकि जब आदमी सत्ता के मद में मदांध होकर सत्ता के रथ पर सवार हो और चारों तरफ चाटुकारिता के नगाड़ों का निनाद उसके कानों में गूंज रहा हो, तो कभी मारे गए हजारों लाखों लोगों का करुण क्रंदन और आर्तनाद उसे सुनाई नहीं पड़ता है। यह स्वाभाविक है, इसमें कोई भी नई बात नहीं। जहां तक उन्होंने बात कही अभी अभय दुबे जी ने जो फैक्ट बताए, 2 फैक्ट में मैं कह देता हूं। हाँ, ये बात सही है, जनवरी 1990 में जो कुछ हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में साझीदार नहीं थी, बाहर से समर्थन था। 4 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार आई थी। 1 महीने के अंदर सब कुछ हो गया था। इसे संस्कृत में एक बात कहते हैं, अभय जी आप विद्वान व्यक्ति हैं, काकतालीय न्याय। यानी एक डाल खोखली हो गई थी, पेड़ गिरने ही वाला था कि अचानक एक पक्षी आकर उस पर बैठे और कहा जाए पक्षी के भार से पूरा पेड़ गिर गया। ये वैसी बात थी। 10 साल तक आप लोगों ने जो बोया था कश्मीर में, वो केवल 30 दिनों में की सरकार में नहीं हुआ था, वो सब कुछ हुआ था। जहां तक स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात है, बिल्कुल सही बात है। अरे उसकी बात क्यों कर रहे हैं? अभी श्री हरमिंदर साहब में जो कुछ हुआ, ना उस पवित्र स्थान की गरिमा को बचा पाए, ना उसके बाद हुई लिंचिंग को बचा पाए। चलिए उसके बाद याद करिए, अभी भीमापुर कोरेगांव के समय मीडिया के ऊपर पूरा हमले हुए, कई ओबी वैन्स तोड़ी गई, समर्थन है उसके बावजूद। 2012 मुंबई आजाद मैदान, तब तो दोनों जगह आपकी सरकार थी, प्रदेश और केंद्र में। 1 दर्जन से अधिक ओबी वैन्स तोड़ी गई, भीड़ के द्वारा, मॉब लिंचिंग के द्वारा, उसके ऊपर शांति। अरे वो सब तो सेक्युलरिज्म के संगीत थे साहब। हर दिन, हर जुमे की नमाज के दिन श्रीनगर में से एक भीड़ निकलती थी, पथराव करती हुई, नारे लगाती हुई, वो तो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था। दक्षिण में केरल में आइए तो एक भीड़ आती थी और हेडमास्टर जोसेफ का हाथ काट देती थी, वो तो सेक्युलरिज्म के लिए चढ़ाई गई भेंट थी। गोधरा में जो 60 लोग जला दिए गए, वो तो सेक्युलरिज्म की आंच को तापने के लिए किया गया कार्य था। और कई बार 1984 में जो हुआ, बड़ा पेड़ घिरा था, उसके स्पंदन में कुछ थिरकन हो गई थी, वो तो केवल हृदय में इतना ही आनंद पैदा किया था। मगर मैं डिफर करता हूं, लिंचिंग के फादर राजीव गांधी नहीं थे। जब यह देश आजाद हुआ, 10 लाख से अधिक लोग मारे गए और भीड़ के द्वारा खींच खींच कर मारे गए। 1.5 करोड़ से लोग बेघरबार हुए, भीड़ के द्वारा सुनियोजित हिंसा के द्वारा हुए। मगर कहा गया वो तो हमें एक बगैर रक्त का एक बूंद बहाए आजादी मिल गई थी, शांति के कबूतर उड़ गए थे। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग लिंचिस्तान कहते हैं, 16 अक्टूबर 1946 को जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, वहां से 15 अगस्त 47 के बीच में लिंचिस्तान तो उस दिन बना हुआ था। इसलिए अगर फादर ऑफ लिंचिस्तान है जी, अबे दुबे, आपकी याददाश्त को और मैं वापस लेकर आता हूं। अबे दुबे, आपकी याददाश्त को और वापस लेकर आता हूं। 1984 के तो दंगे हुए, लेकिन एक दंगे 1948 में भी हुए थे। महात्मा गांधी की जब निर्मम हत्या की गई, उसके बाद महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मणों को घरों से निकाल के घसीट के मार दिया गया था। 1948 में भी एक दंगे हुए थे, 1948 में भी एक लिंचिंग हुई थी। वो महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उनकी निर्मम हत्या के बाद हिंसा की गई थी और महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों को मारा गया था। यह भी सत्य है। उस सत्य पे क्या कहोगे? वो तो अनरिपोर्टेड है।
कहीं रिपोर्ट ही नहीं हुआ, कहीं रिपोर्ट ही नहीं हुआ। और आपको मैं बताता हूं 2014 से पहले चित्पावन ब्राह्मणों को 1948 में मारा गया था, रौंदा गया था, यह किसी ने जानकारी भी नहीं दी थी। आपको थी जानकारी चित्पावन ब्राह्मणों को मारा गया था अभी दुबे 1948 में? अमीश देवगन जी, जवाब दीजिए मेरी बात पूरा का। देश जो ये शो देख रहे हैं देखिएगा आप, हाँ पूरा देश जो ये शो देख रहा है वो गौर बिल्कुल कीजिए। देखेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच में एक बार भी अमीश देवगन जी ने नहीं बोला, एक बार भी अनइंटरप्टेड उनको बोलने दिया। और जब भी अभय दुबे बोलता है 10 मुझे सेकंड के लगता है बाद कि आपकी लड़ाई बीजेपी से आपको लड़ाई करनी चाहिए, आप लड़ाई मीडिया से करते हैं, यही प्रॉब्लम है। आप लड़ाई मीडिया से कर रहे हैं, आपको लड़ाई भाजपा से करनी है, आपको मीडिया से लड़ाई नहीं कर रही जो आपको मौका दे रहा है अपनी बात को रखने का। चित्पावन ब्राह्मणों को मारा था, नहीं मारा था 1948 में? लिंचिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? चित्पावन ब्राह्मणों को मारा था, नहीं मारा था? जवाब दीजिए। नहीं बोला। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और नंदी मार्ग गांव का गांव पूरा कश्मीर में खत्म कर दिया गया, एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। अमीश देवगन साहब, प्रश्न इतिहास से प्रतिशोध लेने का नहीं है, प्रश्न आज इस बात का है कि मोदी सरकार की सत्ता की प्रश्न इतिहास से प्रतिशोध लेने का है, इतिहास से सीखना चाहिए। औरंगजेब ने जो हमारे साथ करा उससे सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। शिवाजी ने जो लड़ाई लड़ी उससे सीखना चाहिए, गुरुओं ने जो अपने शीश निवार दिए उससे सीखना चाहिए। इतिहास सिखाता भी है, इतिहास बताता भी है, इतिहास से अलग नहीं हो सकते आप, अपने दादा परदादा से अलग नहीं हो सकते। मैं अपने परिवार से और अपने दादा परदादा से अलग नहीं हो सकता। इतिहास को कैसे भूलेंगे जी हम? और आप कहते हैं इतिहास को भूल जाओ। चित्पावन ब्राह्मणों को 1948 में मारा गया, भूल जाओ उस बात को। 84 में सिख दंगे हुए, भूल जाओ। एक अखलाक को याद रखो बस। क्यों? वो सिख इंसान नहीं थे, चित्पावन ब्राह्मणों के परिवार इंसान नहीं थे। और दौर ऐसा था वो चित्पावन ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं दे रहा था। ऐसी घनघोर लिंचिंग ना इतिहास में कभी हुई है ना कहीं होगी दुनिया के अंदर, जो हुआ उस समय 1948 के अंदर। इसलिए लोगों को जख्म देके उसमें नमक छिड़कना ठीक नहीं है नेताओं के लिए। बोलिए अबे जी, चित्पावन ब्राह्मणों को मारा गया था, नहीं मारा गया था? जवाब दीजिए। आपको बड़ा जबरदस्त मोदी सरकार के समर्थन में भाषण दिया आपने, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। औरंगजेब का मोदी सरकार से क्या लेना देना है? चित्पावन ब्राह्मणों पर आपको क्या दिक्कत है? देते प्रायोजित कर रखा है पूरा का पूरा कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को निर्बाध रूप से बोलने का अवसर देते हैं, खुद भी भाजपा के पक्ष में बोलते हैं। मुझे बताइए, जब आपके नेता की शब्दावली ऐसी है तो आपकी शब्दावली क्या होगी? आपके नेता की शब्दावली ऐसी हो चुकी है तो आपकी शब्दावली क्या होगी? वो दलाल शब्द ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है, तो आप क्या करेंगे? यही प्रॉब्लम है आप लोगों की। आप अपनी बात को रखिए। आप मीडिया से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सत्य के आधार पर लड़ाई लड़िए। अपनी बात को रखिए। बिल्कुल सही शब्दावली प्रयुक्त की आपके लिए, बिल्कुल सही शब्दावली प्रयुक्त की। अब मुझे बताइए, आप देश के लोगों ने कभी देखा है? समूचे सिख समाज को खलिस्तानी बता दिया, समूचे सिख समाज को आदेश दे दिए करनाल में सिर्फ फोड़कर मार दीजिए, ने लहूलुहान कर दिया। अरे दिल्ली की सीमा पर बैठे रहे, उनके राहों में कील और कांटे बिछा दिए मोदी जी ने। मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं, जो हमारी उन्नाव से लेके हाथरस तक बेटियों की अस्मिता की लिंचिंग करने वाले बलात्कारी लोग हैं, उनके समर्थन में सत्ता खड़ी हो जाती है। रात के अंधियार में हिंदू बेटी को नृशंस तरीके से पेट्रोल डालकर जला देती है। मुंगेर में हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों को जो मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जित करने जा रहे हैं, संस्थागत रूप से लिंचिंग करके छोटे छोटे बच्चों पर गोलियां मार देती भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में। और क्या करते? जिन्होंने गोलियां मारी उनके पिता को केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते और यहां पर उद्बोधन देने आ जाते हैं। 7 साल से क्या हुआ है? भारतवर्ष का धर्म जो गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है, वो किसी की नृशंस हत्या का समर्थक कैसे हो सकता है? झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री जो हत्यारे, जिनको न्यायालय ने 11 हत्यारों को सजा दे दी, उनके गले में माला पहनाते हैं सिन्हा साहब, और ताकि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार खुश होकर उनको प्रमोट कर दे। मुझे बताइए, 20 संतों महंतों की सूची मेरे पास पड़ी है जो उत्तर प्रदेश में जिनकी हत्या हुई निर्ममता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी अबे जी पाल घर पर आरोप लगाती, लेकिन पाल घर पर 61 और 62 नंबर के आरोपी कौन है? ईश्वर निकोले, भाऊ साठे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इतिहास से प्रतिशोध मत लीजिए। गुस्सा है ना रोजगार के अवसर आपने छीन लिए, नोटबंदी, जीएसटी से भारत की अर्थव्यवस्था
अभी जी देखिए, अभी आपने इतने आरोप लगाए, निरंतर आरोप लगाए, आपने बोला कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, 7 मिनट पहले आप बोले, अभी 2.5 मिनट अभी आप बोले। मैं आपसे सवाल एक पूछ रहा हूं छोटा सा, आपको इन सब विषयों पर गुस्सा है ना, लेकिन आप देखिए एग्जाम में एक पेपर होता है, उसी के आधार पर जवाब देना होता है, एंकर का एक सवाल होता है, उसी के आधार पर जवाब देना होता है। मैं आपसे चितपावन ब्राह्मणों पर सवाल पूछता हूं, आप उस पर नहीं बोलते, आप अपनी कथा सुनाने लगते हैं। आप बाकी विषय भी उठाइए, लेकिन एंकर के सवाल का तो जवाब देंगे ना। चितपावन, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 2014 से पहले चितपावन ब्राह्मणों के साथ 1948 में जो हुआ था वो सुना था या नहीं सुना था? इतना आसान सवाल है, हाँ या ना? सुना था कि नहीं सुना था? अमीश देवगन जी, सारे देश के लोग सुन ले। हाँ, जितने दंगों का जिक्र अमीश देवगन जी ने किया है, चाहे वो भागलपुर का हो, चाहे वो हैदराबाद का हो, चाहे वो 1948 का सुधांशु त्रिवेदी जी ने जिक्र किया हो, सारे दंगों में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सत्ता की भूख निहित है अमीश देवगन जी। आप देख लीजिए, जिस भी प्रांत में इनकी सरकार आ जाती वहां पर 1948 की लिंचिंग भी आपको पता है, नियोजित रूप से दंगे। आप कह रहे हैं कि आपको ये सारी लिंचिंग्स पता थी, तो फिर राहुल जी को कह रहे हैं कि उनको 2014 के बाद लिंचिंग का शब्द सुनाई दिया। जब पता है आपको तो राहुल जी को भी बता देते ये बात। अभी खुद माना ना आपने कि हाँ मेरी जानकारी में है, हैदराबाद दंगा भी, हाशिमपुरा भी, चितपावन ब्राह्मणों की जो लिंचिंग हुई उसके बारे में भी मुझे पता है, तो बता देते ये, क्यों नहीं बताया? आपने दंगे का जिक्र किया, राहुल गांधी जी ने कहा है जो लिंचिंग कर रही है संस्थागत तरीके से सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में हो रही है। अंतर बताइए लिंचिंग और दंगे में। अच्छा अबे जी, अब दंगे और लिंचिंग में अंतर बताइए ना। 84 के दंगे में और लिंचिंग में अंतर क्या है? लिंचिंग में क्या अंतर है बताइए, जवाब दीजिए। दंगे और लिंचिंग में अंतर बताइए। मैंने आपको बताया 1984 का। एक बार भी आपने सुधांशु जी से प्रश्न नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी थे, जो सवाल आप पूछेंगे वो डायरेक्ट जवाब देंगे। आप लिंचिंग और दंगे का अंतर बताइए मुझे। अबे जी, आप तो इतने ज्ञानी प्रवक्ता हैं, आप तो इतने ज्ञानी प्रवक्ता है, दंगे और लिंचिंग में अंतर बता दीजिए ना। अभी सबका मुंह बंद हो जाएगा। ये सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी, अनुराग ठाकुर ये कहीं देख नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी को भी जवाब होगा, जवाब दे दीजिए आज इनको। लिंचिंग और दंगे में अंतर बता दीजिए, आप बताइए प्लीज, फ्लोर आपका। देखिए लिंचिंग साफ शब्दों में यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, पहनावे के आधार पर, खान-पान के आधार पर, सुन बातों को छुपाने के लिए दंगे और लिंचिंग में अंतर बताइए ना। आप कितने ज्ञानी प्रवक्ता है अबे जी। मैं तो साथ सम्मान आपसे पूछ रहा हूं कि आप दंगे और लिंचिंग में अंतर बता दीजिए। मैं सच में बोल रहा हूं, बीजेपी वालों का मुंह बंद हो जाएगा। दंगे और लिंचिंग में अंतर बताइए आप आज। आप 84 के दंगे में क्या अंतर था और लिंचिंग में क्या अंतर है, जवाब दीजिए। मैंने ऐसा कोई परीक्षक आज तक ही नहीं देखा कि जो सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न पूछता हो, उत्तर लिखने का अवसर ही नहीं देता हो। मैंने आज तक सच मानी है। आपके उत्तर दीजिए ना, तारीफ करता हूं। आप इधर उधर भाग रहे हैं। अबे जी आप इधर उधर भाग रहे हैं, मैं तो पूरा मौका दे रहा हूं। ऐसा परीक्षार्थी कौन सा होगा जो आपको प्रश्न 4 बार ही पूछे? एग्जाम में भी एक ही बार ही पूछा जाता है। मैं तो चौथी बार आपको पूछ रहा हूं, ये 5वीं बार पूछ रहा हूं। 5th टाइम आई एम आस्किंग यू, 5th टाइम। जवाब दीजिए, लिंचिंग और दंगे में अंतर। वही तो बता रहा था मैं आपको। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। बोलिए, जब भी मैं भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करता हूं, अरे अंतर बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, अंतर बताइए आप। सुनिए तो सही ना। बोलिए सर। अंतर ही तो बताना प्रारंभ किया था, आप सुनना ही नहीं चाहते। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता की भूख मिटाने के लिए लिंचिंग किसको कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 1, अमीश देवगन जी का प्रश्न, लिंचिंग किसे कहा जाता है? उत्तर, लिंचिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, खान पान के आधार पर, पहनावे के आधार पर, जातियों के आधार पर, जब समाज को बांटने का मतलब आपकी परिभाषा के अनुसार अगर एक व्यक्ति को कहीं मार दिया जाए तो वो तो लिंचिंग है, लेकिन अगर 5000 लोगों को मारा जाए तो वो लिंचिंग की श्रेणी में नहीं आता। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आपने परिभाषित करा है सुधांशु त्रिवेदी। अब काफी देर हो गई, अबे दुबे काफी देर हो गई। आप खुद भी सुन लीजिए, अपने नेता को भी बता दीजिएगा। ओके
सुधांशु त्रिवेदी, लिंचिंग देखिए, और एक बात तो लिंचिंग और पूछिए दंगे में सुधांशु अंतर, जी से then I'll get एक तस्लीम रहमानी। देखिए अब आप अबे दुबे लगातार नहीं बोल सकते ना, आपको काफी वक्त दिया मैंने, 5 बार एक सवाल एक पूछा, बार आपका तो जो जवाब पूछिए आया वो भी अमीश जनता ने सुन देवगन लिया। जी। ओके सुधांशु जी, सुधांशु जी से एक बार पूछिए कि सिख दंगों में जो भाजपा नेता शामिल है उसके लिए माफी मांगेंगे क्या? वो अभी बताएंगे, अमरिंदर अभी सिंह ने बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी लेकर बताएंगे, आरोप सिरसा लगाया। साहब भी आ गए। नानाजी देशमुख ने लिखा है, ठीक है सर, जिसे सर justify किया, एकमात्र सर व्यक्ति ठीक थे है, देश आपने में, सवाल पूछा, अभय जी का ऑडियो डाउन जिन्होंने करिए, justify सुधांशु बोलिए। देखिए अभय दुबे जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति, आप भूल गए नानाजी देशमुख ने 1979 में राजनीति से संन्यास ले लिया था। नानाजी देशमुख ने 1979 में राजनीति से संन्यास ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ तो छोड़िए, कहां से आप उनको भाजपा नेता कह रहे हैं? 25 सितंबर 1900 सितंबर बोला आपने, 1984 इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई। खैर अब मैं आ रहा हूं आपको, आपने जो लिंचिंग की परिभाषा दी, लिंचिंग की जो परिभाषा दी, नहीं फैक्ट जाके चेक कर लीजिए। नानाजी देशमुख 79 में राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। अरे फैक्ट साहब चेक कीजिए। देखिए मैंने बोला आरएसएस के नेता बुनियाद के पत्थर, आज भी अरे आप भाई नानाजी रुकिए, तो देशमुख मैं को जवाब दे पूछते रहा हैं कि नहीं, हूं। ये बता अरे दीजिए भाई कि आरएसएस किनको के नहीं बारे मानते में आप? सिख संगठनों ने क्या कहा, सरदार खुशवंत सिंह ने क्या बोला, जो कि आरएसएस के आलोचक थे ये कि नानाजी 84 के सिख देशमुख दंगों में जो संघ आर्टिकल की है, भूमिका है जिसे उसको छोड़िए। छापा है। अब मैं आपको 100 बातों की बात बताता हूं। जॉर्ज आपने फर्नांडिस देखिए ने। अभी यही आरोप आप अमीश जी पर लगा रहे थे और अब आप ये कर रहे हैं। मैं तो आपके बारे में कभी नहीं बोला, आपने अपने टर्न का इंतजार करिए, दर्शकों को बेहतर समझ में आता है। अब देखिए इन्होंने लिंचिंग की जो परिभाषा अरे वो दी, बोलने ही नहीं भारतीय देते। जनता पार्टी आप सत्ता निर्बाध की रूप भूख से मिटाने समझ के लेते लिए। तो क्या अरे करेंगे? भैया 1980 से पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में जिनको सबसे भयानक क्रूरतम दंगे माना जाता है वो 17 हैं, जिनमें 50 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें एक हमारे कार्यकाल में हुआ है गोधरा, बाकी 16 आपके कार्यकाल में हुए। मगर वो तो सेकुलर दंगे होते हैं, उनकी कोई बात थोड़ी होती है। आप बताइए 1948 में तो जनसंघ भी नहीं था, और तो और जनाब आज से 100 साल पहले 1920 में मोपला में जिस ढंग से मारा गया था केरल में, तब तो संघ भी नहीं हुआ था, पैदा हुआ था। क्या बात कर रहे हैं आप? और उस समय भी कांग्रेस ने समर्थन किया था उन दंगों का। महात्मा गांधी जी तक के वक्तव्य है उनके पक्ष में, जवाब दीजिए ना, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। ये मानसिकता का प्रश्न है। आपकी भाई मानसिकता जो है, 1920 में जब राष्ट्रीय प्रतिपक्ष में स्वयंसेवक रहते संघ तो भी दंगा नहीं था। कराते हैं आप दोनों ताकि फैक्ट पे सत्ता में आ गलत हो रहे जाए। हैं। सत्ता में नानाजी आने के के बाद संन्यास के नहीं, बाद आप उन्हें उत्तर भाजपा का प्रदेश में नेता आप कह जब रहे सत्ता में हैं। नहीं और आए थे, 1920 तब में आप- जब संघ तब 1925 में बना है, आपने आप नियोजित रूप से 1920 के दंगे कराए। दंगों में भी भारतीय ये जनता जांच आयोग पार्टी की नहीं आ रिपोर्ट रहे में भी खुलासा है। समस्या क्या आप है? बताइए, राहुल आज गांधी जी जिस बुद्धि से चल रहे आज हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। लगा- जब देश का अरे अभय जी आप तो ये नहीं करते थे, क्या कर रहे हैं भाई आप? अभी आप अमीश देवगन पे आरोप लगा रहे हैं तो खुद क्या कर रहे हैं? लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। ये लिंचिंग नहीं कर रहे क्या आप डिबेट के अंदर? तो अरे ये तो एक बार आप बोल लीजिए, आपको बोलना फिर मैं जवाब दूंगा। अबे दुबे देखिए, अबे दुबे देखिए, आप निरंतर बोल रहे हैं, आप लिंचिंग और दंगों में मतलब अंतर नहीं समझा पाए। लिंचिंग और लिंचिंग में और दंगों में वही अंतर है जो हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है। जब मैं परिभाषा देने की बस कोशिश अब मत करिए, करता अपनी हूं, बात तब को, आप कहानी को रोक मत देते करिए। हैं। देखिए मैं ओके हुआ अबे जी, सुधांशु त्रिवेदी अब अपनी बात को रखिए, तस्लीम ने मानी। बता देता हूं। 2 मेहमान अभी तक आए नहीं है, बस एक ही लाइन वेट करिए ना अपनी टर्न का। और फिर आप सबसे ज्यादा रो भी रहे थे, मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे, सबसे ज्यादा आप बोले कार्यक्रम के अंदर, और फिर बोलने का आप बोले थे, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। देखिए बोलिए सुधांशु त्रिवेदी, आप ही के नेता ने बोला ना लिंचिंग के बारे में, बीजेपी ने बोला। लिंचिंग का अर्थ होता है उग्र भीड़ के द्वारा हिंसा। लिंचिंग का कोई जाके अर्थ चेक करे तो है उग्र भीड़ के द्वारा हिंसा। मगर अंतर क्या है? यदि उग्र भीड़ के द्वारा हिंसा में मारा जाने वाला व्यक्ति हिंदू या सिख हो तो वो लिंचिंग नहीं होती है। यदि एक विशेष समुदाय का हो तो वो आलोचनात्मक होती है, वो भर्त्सनात्मक होती है और वह लिंचिंग होती है। बस इतना सा अंतर है, समाज के लोगों को मारा गया निर्ममता से। इसमें कौन सी ऐसी बात है? वो कांग्रेस के पूरे आचरण से साफ दिखाई पड़ता है। और राहुल गांधी जी से मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी ये कह रहे थे, फिर देखिए बीच में बोलने लगे, अरे अनकंफर्टेबल फैक्ट आता, काहे समस्या आ जाती है? अबे दुबे इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। ऑडियो डाउन करिए अबे दुबे का, बाकी मेहमान भी है मेरे पास, बाकी मेहमान भी। राहुल गांधी सुधांशु जी सामने खड़े थे, बस एक लाइन कर। अरे भाई ये बताइए, आज राहुल गांधी जी को आके डिफेंड कर रहे हैं अभय दुबे जी। मैं ये विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आज राहुल गांधी जी पार्टी में क्या है? अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, नेता प्रतिपक्ष है, क्या है वो? और आज का वो वीडियो फुटेज सबने देखा।
नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पीछे खड़े हैं राहुल गांधी जी के बात का केवल उनके उवाच को सुनने के लिए, उनके समाचार वाचन को सुनने के लिए। ऐसा कोई दृश्य आपने कभी देखा है कि एक सांसद भाषण दे रहा है और नेता प्रतिपक्ष पीछे खड़ा है? अरे भाई, अगर आपको आना है एग्रेसिव होइए, दायित्व लीजिए और आगे आइए। अरे अपनी पार्टी में तो किसी के साथ न्याय नहीं करते, देश की जनता के साथ क्या न्याय करेंगे और जिन लोगों के साथ हत्या हुई उनके साथ क्या न्याय करेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह पूरा का पूरा जो प्रेमाइज है, यह पूरा का पूरा जो आधार है, वो केवल और केवल इस घृणा की राजनीति से प्रेरित है। फिर अंत में कह देता हूं, दोनों में अंतर यह है, एक समुदाय विशेष के लोग मारे जाएं तो लिंचिंग है, और एक समुदाय विशेष के लोगों का कत्लेआम हो जाए। नादिर शाह ने दिल्ली की सड़कों पर हुकूमत के साए में सन 1739 में कत्लेआम किया था। उसके बाद हुकूमत के साए में हुआ सबसे बड़ा कत्लेआम 1984 में दिल्ली की सड़कों पर हुआ, मगर वो तो बड़ा पेड़ गिरने का सुंदर स्पंदन था, वाइब्रेशन था, जो आया और चला गया। तस्लीम रहमानी। अबे दुबे जी, इसका जवाब दीजिएगा कि राहुल गांधी क्यों आगे खड़े थे, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों पीछे खड़े थे, इसका जवाब दीजिएगा। तस्लीम रहमानी, क्या आपको लगता है कि लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल 2014 के बाद राजनीतिक तौर पे होने लगा, इसलिए राहुल गांधी को ये याद आने लगा, या फिर आपको कुछ और लगता है? वेयर यू स्टैंड तस्लीम रहमानी। और सिख दंगे लिंचिंग नहीं थी, हाशिमपुरा दंगे लिंचिंग नहीं थी। मुझे आपसे शिकवा यह है कि अगर आपको आधे घंटे तक सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को ही बुलवाना होता है तो फिर हमको सिरसा साहब को क्यों बुलवा लेते हैं? आप तीनों लोग कर लिया करें। 10 मिनट का प्रोग्राम रह गया आपका, आधे घंटे। नहीं, 10 मिनट का नहीं रह गया, अभी भी 25 मिनट का कार्यक्रम बचा हुआ है। अपनी बात को पूछना चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपकी बात लेट आया। पहले पूछना ये चाहता हूं, शुक्रिया। मैं पूछना ये चाहता हूं, आप तो पत्रकारिता में बहुत दिन से हैं, 2014 से पहले मीडिया के किसी भी उसमें आपने लिंचिंग का वर्ड सुना था क्या भारत में? आरएसएस चीफ ने भी अभी कुछ दिन पहले कहा ये तो देश का शब्द ही नहीं है, यहां पर इस्तेमाल ही कभी नहीं हुआ। तो मैं आपसे पूछता हूं, 2014 से पहले किसी अखबार में, किसी मैगजीन में, किसी टेलीविजन पे, किसी रेडियो पे ये शब्द आपने भारत के परिप्रेक्ष्य में कभी सुना हो तो मुझे कोट करके बताइए कि मैंने वहां सुना था। और अगर नहीं सुना था, और यकीनन नहीं सुना था, तो मैं बताता हूं कि पहली मर्तबा भारत में कब इस्तेमाल हुआ। 2015 में, जब कोहिमा की जेल तोड़ के 5000 लोगों के एक मॉब ने मोहम्मद रफी को, जो एक रेप कन्विक्ट था, उसको बाहर निकाल के 8 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे बांध के क्लॉक टावर कोहिमा पे ले गए और वहां पीट के मार डाला और फिर क्लॉक टावर पे टांग दिया। उसे लिंचिंग कहते हैं। और यही लिंचिंग की एग्जैक्टली डेफिनेशन है। पहली मर्तबा मार्च 2015 में ये शब्द यहां हुआ, एग्जैक्टली यही डिक्शनरी में लिंचिंग की डेफिनेशन लिखी है। अब मैं कहना चाहता हूं कि जो आप 1984 की बात कर रहे हैं वो पोग्रोम है, कत्लेआम, नस्ल कुशी कहते हैं उसको। जो 47 में हुआ वो एक्सोडस है, मास एक्सोडस, जो 47 विद पोग्रोम। तो आप अगर राइटिंग में, पोग्रोम में, एक्सोडस में, लिंचिंग में, चारों अलग अलग फर्क है। मर्डर एक अलग वर्ड है। तो अगर आपको लिंचिंग के बारे में, आपको राइटिंग के बारे में, आपको दंगों के बारे में आपने काफी पीएचडी कर रखी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं दंगों के, 2014 के बाद लिंचिंग के। एक सेकंड, 2014 के बाद करनी पड़ी, नहीं तो मुझे बिल्कुल आप पीएचडी करिए, इन्हीं सब चीजों पे आप पीएचडी करिए, जरूरी है आपके लिए। रहमानी साहब, डॉक्टर रहमानी, एक्सपर्ट ऑफ, मतलब एक सेकंड, देखिए आप रहमानी साहब मेरे सवाल का जवाब पहले खाली रॉइड्स की थी। नहीं बिल्कुल, आप मेरे, अरे मैंने माना आपको बड़ी जानकारी है, आपके पास पीएचडी है लिंचिंग पर, रॉइड क्या है। अब आप मुझे ये भी बता दीजिए, जब आपने ये सब डिवाइड ही कर लिया है तो बड़ा क्या है? लिंचिंग बड़ी है, रॉइड बड़ा है, क्या बड़ा? ये ऑलरेडी डिवाइड हुआ। बताइए ना। मैंने नहीं किया, ये डिवाइड हुआ। बताइए ना, ये भी बताइए ना। जनता को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? 5000 लोगों का कत्लेआम हो, 5000 लोगों का कत्लेआम हो, वो बड़ा है? चितपावन ब्राह्मणों को 1948 में घरों से घसीट के मारा जाए, वो बड़ा है? बड़ा क्या है? कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाला जाए, वो बड़ा है? या फिर एक अखलाक की लिंचिंग हो जाए, वो बड़ा है? एक इंसान का कत्ल,
एक इंसान का ठीक है, कत्ल सुधांशु सारी त्रिवेदी, 30 इंसानियत सेकंड का में कत्ल जवाब। है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सुधांशु आपकी त्रिवेदी, ऐसी 30 सेकंड अहमियत में है। जवाब, मुझे फिर माफ मनजिंदर कीजिए, सिंह सिरसा। ये आपने बहुत ही आपत्तिजनक कहा देखिए, कि एक आप लाइन कत्ल बोल को दूं। छोटा बड़ा करना चाहते। आप मैं रेप को छोटा बड़ा आपसे करना पूछ रहा हूं, चाहते। 5,000 ये लोगों का गैर इंसानी कत्लेआम हरकत हो है। ये और हैवानी एक व्यक्ति हरकत का है। कत्लेआम हो, कत्ल है, अपराध एक दोनों का हो, है, एक लेकिन 1000 आपकी का हो। नजर में ज्यादा घन का और एक व्यक्ति का मामला है और 5,000 को आप कारपेट के अंदर रखना चाहते हो। नहीं, नहीं, 84 के दंगों को हर कारपेट के चीज नीचे की रख दीजिए। कैटेगरी अलग है। क्यों? हर एक की कैटेगरी, हर एक आप की अगर कैटेगरी रॉय अलग और है। लिंचिंग को एक करेंगे, इसका मतलब आप लिंचर्स को बचाना चाहते। आप लिंचर्स को ओके, बचाना सुधांशु चाहते, त्रिवेदी इसलिए जवाब, आप सुधांशु इन त्रिवेदी जवाब। टर्मिनोलॉजीज को अलग अलग करते। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड में जवाब। देखिए जो फिर मनजिंदर टर्मिनोलॉजी सिंह अभी सिरसा। एक मिनट, बस संक्षेप में बता रहा हूं। रहमानी साहब ने कहा लिंचिंग का शब्द नहीं सुना। मुझे तो याद आता है अमीश जी, अंग्रेजी के लिए कि अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तलक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी। अरे भैया ये अंग्रेजी का शब्द है लिंचिंग, हिंदी बताइए ना इसकी क्या है। जब से ये अंग्रेजियत में सराबोर विदेश में गमनागमन में संलग्न नेता आने लगे तो अंग्रेजी का शब्द समझ में आता है। जनाब हिंदी बोलिए क्या है लिंचिंग की। हिंदी है उग्र भीड़ के द्वारा हिंसा। उग्र भीड़ के द्वारा हिंसा पहले कभी नहीं हुई क्या? अब मैं दूसरी बात कहता हूं, रहमानी जी ने अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा एक होती है लिंचिंग, उसके ऊपर होता रॉयट, रॉयट लिंचिंग से बड़ी है। उसके ऊपर होता पोगाम यानी नरसंहार, जो सिखों के साथ हुआ, जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। और मैं अमीश जी कह दूं, अरे भाई दत्तात्रेय गोत्र के कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले कौल ब्राह्मण को जब कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे दर्द नहीं हुआ तो महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों की बात आप काहे उनसे पूछ रहे हैं? और उससे बड़ा होता है एक्सोडस, और जो 1947 में हुआ मनुष्य जाति के ज्ञान इतिहास का सबसे बड़ा एक्सोडस है। मगर रहमानी साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप वो कह रहे हैं कि गोली चली मगर जहां एटम बम गिर गया वहां पर कोई बात ही नहीं। अरे भाई जिन लोगों ने नरसंहार किया, जिन्होंने एक्सोडस किया, जिन्होंने दंगों की श्रृंखला की, आप कह रहे हैं लिंचिंग की बात चाहते। अरे उग्र भीड़ के द्वारा ही ये सारा का सारा काम हुआ था। आप अपने डिप्रेशन में है और तारीख में जीना चाहते तो फिर आप बौद्धों के कत्लेआम को भी याद कीजिए, जो 10 लाख लोगों का कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी नजर आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने बौद्धों का कत्लेआम किया था। चलिए, अगर आप तारीख में जीना चाहते तो फिर पूरी तारीख में जिए। आप एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, सेलेक्टिव हिस्ट्री में नहीं जी सकते आप। अगर आप 47 में जा रहे हैं तो उससे पहले कौन सी सेलेक्टिव हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? 10 लाख बौद्धों को कत्ल किया गया। आप किस सेलेक्टिव हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? किसको? आप बौद्धों के कत्लेआम की बात करना नहीं चाहते, आप चित्पावन ब्राह्मणों की बात करना चाहते हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, किस किताब में लिखा बताइए, किस किताब में लिखा है बताइए। बेवजह की बात करने लगते हैं। मुगलों के नरसंहार को जस्टिफाई करने वाले लोग। एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए वहां चले गए। कत्ल को कहा मत करते। जी जी जी, रहमानी साहब आप पढ़े लिखे व्यक्ति। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा का रुख करता हूं। सिरसा साहब, आपका बयान में पढ़ रहा था, जब 8,000 लोगों को, मैं सुधांशु आपका रुख करूंगा, सुधांशु जी मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा माजरत चाहता हूं, आपके पास लेट आ रहा हूं। जब 8,000 लोगों को मारा गया तब उनके पिता कह रहे थे जब बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप आता है। उन्हें लिंचिंग अब दिख रही है जब सज्जन कुमार और कमलनाथ जैसे लोग जेल भेजे जाने लगे हैं। आपने बोला कि मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, आपने बोला कि राहुल गांधी के पिताजी फादर ऑफ लिंचिंग है। अमन जी, देखिए मुझे बहुत दुख और अफसोस और खेद है, आज 21वीं सदी के अंदर जब देश अपने बच्चों को ये बता रहा है कि आपने चंद्रमा पे कैसे जाना है, वहाँ जाके घर कैसे बनाने हैं, हर कोई अपनी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म देना चाहता है, एक स्पेस देना चाहता है जहाँ पे वो ग्रो करें। मैं एक सिख हूँ, मुझे लगता है कि मेरी कम्युनिटी भी ग्रो करे, आगे बढ़े, हमारे बच्चे जो हैं वो चंद्रमा पे जाके घर बनाने का सपना देखें और उस सपने को साकार करें। लेकिन हमें बहुत दुख है कि जो देश के हमें लीड करने वाले लोग हैं, जिनको लीडर कहा जाता है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो हमें इस मार धाड़ से बाहर निकलने नहीं दे रहे। परसों अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट करके कहा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई बुरा है, लेकिन उससे बुरा है जो वहाँ पे उस इंसान को भीड़ ने मार दिया, और इन सब लोगों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो इतिहास के पन्नों में याद की जाए। अब अमन जी हो क्या रहा है, इस आग को और भड़काने के लिए जो एक कांग्रेस की अमन का कार्यक्रम 8 बजे आता है। नीति, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता, भाई साहब मेरे से माफ़ी होगी, मैं गलती चाहता हूँ, मेरा पर्पस गलत बोल गया देवगन जी।
तो मैं ये जो आपको कह रहा था कि मुझे इस बात का अफसोस है कि कांग्रेस की जो 80 के दशक की एक रणनीति थी, एक डिज़ाइंड कॉन्स्पिरेसी थी कि पहले सिखों को इस तरीके से उनके धार्मिक स्थानों पे हमले करो, फिर उनको इंसाफ मत लेने दो, फिर वो गुस्से में आएंगे और फिर वो रोष के चलते उनको आतंकवादी पेश किया जाएगा। वो आप सब देखा, वो सब कुछ ऐसे ही किया और दोबारा कांग्रेस उसी रणनीति पे चली है। कल तो परसों किया ट्वीट ये मनु सिंघवी ने और आज राहुल गांधी चल पड़ा कि जी मैंने तो 2014 से पहले लिंचिंग का नाम नहीं सुना था। अब लिंचिंग क्या है भाई? मेरे को जितनी अंग्रेजी आती है, थोड़ी बहुत ही मैंने भी पढ़ी है अंग्रेजी में, मैं भी जानता हूँ, मैं भी कॉन्वेंट स्कूल से पास आउट हूँ और आजकल तो गूगल में डालो तो सब कुछ बाहर आ जाता है। तो लिंचिंग क्या है? एक मॉब जब कोई अपने हाथ में लेके फैसला करे बिना कानून दायरे से, तो उसको लिंचिंग कहते हैं। 8000 लोगों को मार दिया और उसके बाद क्यों देवगन जी इनके मन पे लिंचिंग का भाव नहीं आया? क्योंकि सहज भाव से कह दिया कि जी ठीक है, बड़ा पेश गिरता है तो धरती हिलती है। आज एक इंसान के मरने पे या मारे जाने पे, देखिए इंसान तो एक भी दर्द है, ऐसा नहीं है कि एक इंसान का दर्द नहीं है, बराबर है, लेकिन 8-8 हजार लोगों को, बहनों को, बेटियों को जो किया गया हम बोल नहीं सकते। गले में टैर डालकर आग लगा दी जाए और अब ये कहा जाए कि यार हमने तो लिंचिंग का नाम ही नहीं सुना कभी। सैम पित्रोदा ने तो कहा था हुआ तो हुआ। तुमने तो बह रहे हो, तुम क्यों सुनोगे? सैम पित्रोदा ने तो कहा था हुआ तो हुआ। क्यों सुनोगे तुम? क्योंकि तुम डायनेस्टी रूलर्स हो। तुम्हें लगता है भाई यार ये तो हमारा अधिकार है, क्या है ये कीड़े मकोड़े मारना को बात होती है? तो ये मैं समझता हूं कि बहुत दुखदाई है। पर मुझे अफसोस इससे भी ज्यादा इस बात का है, हमें कहां ले जाया जा रहा है। हमें देश हमारा आगे जा रहा है, हम आगे फले फूलें, दुनिया की हम एक ताकत बनते जा रहे हैं। दुनिया हमारी ताकत का लोहा मांगती है। रशिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड आज हमारे आगे झुकती है, लेकिन हमारे लीडर हमें इसी गंदगी से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, कभी कहते हैं पंजाब में इस जात से मुख्यमंत्री बनाएंगे, फलां जात का प्रधान होगा, फलां जात का कैंपेन कमेटी का चेयरमैन होगा, इस जात की वोट ये लाएगा, इस जात की। अरे तुम सीधा कहो कि डेवलपमेंट के नाम से वोट लाएंगे। भैया जात किसी की क्या लेना जात से? तो मैं समझता हूं कांग्रेस ने बहुत बर्बाद किया देश को। अभी दुबे जी, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं, आप अपने लीडर को यह समझाइए, देश आगे बढ़ रहा है, देश को आगे बढ़ने दीजिए। सुंदर देश खुशबू फैला रहा है, इसको खुशबू को अपनी गंदगी से इसको खराब कीजिए। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही आग्रह करता हूं। नहीं सिरसा साहब, मैं भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए हैं, अब तो आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और मेरे राजनीतिक दल ने मुझे अच्छा लगा क्योंकि सज्जन कुमार को जो इस पार्टी ने जेल में डाला, मुझे अच्छा लगा। मैंने इसीलिए सोचा मैंने आपके बीच एक भी शब्द नहीं बोला, जो मैंने एक भी शब्द नहीं बोला, एक वो है आपके बीच एक भी शब्द नहीं बोला। मैं विनम्रता से जो करतारपुर पाकिस्तान को देके आ जाती है, एक वो है जो करतारपुर हमारे लिए खोल देती है। तो मुझे लगा यार मुझे उसके साथ जाना चाहिए जो हमारी बात सुनती है। अब आपने बोल लिया, अब मैं बोलूं? मैं बोलने की अनुमति है मुझको, आप बीच में नहीं बोलेंगे? जी बोलें। मैं आपसे छोटा सा आग्रह करना चाहता हूं, पूरे सिख समाज की तरफ से छोटा सा आग्रह करना चाहता हूं। सिरसा साहब, 3-4 मेरी गुजारिश है। भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की, कोई दिक्कत नहीं। एक बार प्रधानमंत्री जी से दृढ़ता से हिम्मत करके बोलिए, प्रधानमंत्री जी आपने इन कृषि के क्रूर कानूनों के खिलाफ जब समूचा पंजाब, जागृत पंजाब एक इकट्ठा हुआ, तब आपने कह दिया कि ये तो खालिस्तानी है, मार मार कर लहू लुहान कर दिया। और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरे पास जिसमें नाम है FIR नंबर 315/92, FIR नंबर 446/93। प्रेम कुमार जैन अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुनाव संचालक थे, प्रीतम सिंह, रामचंद्र गुप्ता, 49 नाम है और 14 FIR है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की। मैंने क्षमा मांगी है हाथ जोड़कर। एक बार आप राष्ट्रीय चैनल पर कहिए कि भारतीय जनता पार्टी 1984 के दंगे के लिए माफी मांगे, क्योंकि उनके नेताओं की संलिप्तता की रिपोर्ट, FIR की कॉपी मेरे पास है और यह प्रामाणिकता से मैं बात कह रहा हूं। एक बार मांगी आप साहस हो तो। एक बार कहिए कि जिस प्रकार लखीमपुर में रोंद कर किसान भाइयों को मार दिया गया, सिख समाज देखिए अब विराम भी दीजिए, जवाब मजिंदर सिंह सिरसा जवाब 30 सेकंड, मजिंदर सिंह सिरसा संक्षेप में जवाब दीजिएगा, 40 सेकंड बोलिए। पूरे जी होगा, ठीक है, आपने बोला ना, ओके। मैं बिल्कुल, जो मेरे को दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही। दुबे जी, मुझे लगता है कि आज आप जब वापस जाएंगे कांग्रेस, तो आपके पास अल्फाज नहीं होंगे ना बोलने को कांग्रेस के आगे ना पार्टी के आगे। 1984 से लेकर 97 तक आपकी सरकार निरंतर रही।
आपको शर्म नहीं आई? आपको दर्द नहीं हुआ? हमारे सिखों के साथ कत्लेआम हुआ और आपने उनको छोड़ दिया, आपने उनको फांसी पे नहीं टांगा। आप किस मुंह से आज इस टीवी चैनल पर बैठ के बोल रहे हैं दुबे जी आप उनको फांसी पर टांग कर, और आज यहां पे कहते देखो सिरसा भाई हमने उन लोगों को फांसी पे टांग दिया जिन लोगों ने कत्लेआम किया। नहीं दुबे जी अब बात तो कर देंगे। देखिए अब आपने मुझे कहा था ना, आप नहीं बोल पाएंगे ना, मैं बोलूं अभी इतिहास, मैं अगली बात बताता हूं, मैं बिल्कुल कहता हूं, बिल्कुल दुबे जी अगली बात भी कहता हूं। देश के प्रधानमंत्री की स्टेट्समैनशिप और ग्रेस देखिए, तीनों कानून साथ में माफी मांगी और कहा मेरे भाइयों मैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे ये तीनों कानून वापस लेता हूं, अच्छे हैं बुरे हैं छोड़ दो, पर मैं माफी मांगकर ये कानून देता हूं। काश कांग्रेस ने भी ऐसा व्यवहार हमारे साथ किया होता। दुबे जी हमें पीटा ना होता, हमें 8000 लोगों का कत्लेआम करने के बाद जब इंसाफ मांगने के लिए जसपाल सिंह कोर्ट में गया ना, उसकी बेटी का रेप कर दिया, उसके बेटे को जिंदे को जला दिया। 84 में नहीं 91 में, 84 में नहीं 91 में जसपाल सिंह की बेटी का रेप और उसके बेटे को जिंदा जला दिया। ओए खुदा के बंदो, खुदा के बंदो, ये सज्जन कुमार को क्यों बनाया एमपी? क्योंकि इसने सिखों को जलाया। एचकेएल भगत को मंत्री क्यों बनाया? कह रहे इसने सिखों को जलाया। टाइटलर को मंत्री क्यों बनाया? कह रहे इसने सिखों को जलाया। एचकेएल भगत हो, टाइटलर हो, माकन हो, कमलनाथ हो, उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर सवाल हमसे पूछोगे। ओए खुदा के बंदो, आज के इस मॉडर्न जमाने में कम से कम माफी मांग लो। अब तो दुनिया को सबको पता सज्जन कुमार जेल में सड़ रहा है मेरे भाई। इसी मंत्री को जिसको तुम एमपी बनाते थे ना, वही है ना ये, आज जेल में है। लेकिन तुमने क्या दिया उसको? तुमने उसको मंत्री बना के रखा। दुबे जी मेरे को अच्छा लगता अगर आप कहते कि भैया हमसे तो गलती हुई है, हमने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन हम कहते हैं कि यार पाप इनसे भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि यार कम से कम आज तो दुबे जी के मन में हमारे सिखों के लिए कोई भावना आई है ना। अबे दुबे, अरे आप गांधी परिवार के लिए खड़े हो, कातलों के परिवार के लिए खड़े हो यार। 8000 भाई हम तुम्हारे अपने नहीं है दुबे जी। अमीश जी, दुबे जी आपका कोई रिश्ता नहीं हमारे सिखों के साथ, हम आपके अपने नहीं है। सिरसा साहब आप हमारे लिए एक बार नहीं कहोगे राहुल गांधी को? राहुल गांधी तेरे पिता सबसे बड़े मॉब लिंचर थे। आप एक बार कहिए टीवी पे, हमें बड़ी शांति मिलेगी। हम कहेंगे अभी दुबे हमारे अपने हैं, कहिए टीवी पे राहुल गांधी तेरा पिता सबसे बड़ा मॉब लिंचर था। 8000 लोगों के कत्लेआम वाले के लिए टीवी पे जाकर नहीं बैठ सकता। बोलिए एक बार, बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने मजा आएगा, बोलिए बोलिए, हमारे दिल में ठंड पड़ जाएगी। अरे क्या पता मैं क्या कुछ कर जाऊं, आप ये भावना तो व्यक्त करिए, फिर क्या पता मैं क्या कुछ बोल जाऊं यहाँ पे। आप एक बार बोलिए तो सही, अब देखिए फिर मैं क्या कुछ बोल दूंगा। बोलिए कि राहुल गांधी मैं तेरे पिता जैसे कातिल आदमी के लिए आज टीवी पे ये बैठकर नहीं बात करूंगा। बोलिए एक बार, फिर आप देखिए मैं क्या कुछ बोलूंगा। करिए करिए, कहिए राजीव गांधी कातिल है, कहिए एक बार यहाँ पे। कई 8000 लोगों को मरवाने के बाद उसको ये नहीं कहना चाहिए था कि बड़ा हिलती है, ये गलत है। कहिए कि श्री दरबार साहब के अंदर टैंक लेकिन नहीं घुसना चाहिए था, कहिए एक बार। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक ले रहा हूं। अब देख रहे हैं आर पार, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और अब वक्त है निष्कर्ष का। 1948 में चितपावन ब्राह्मणों को उनके घर से निकाल के मारा गया, दंगे हुए, वो लिंचिंग नहीं थी। 84 में दंगे हुए, 5000 से ज्यादा, जो ऑफिशियल आंकड़ा है 5000 से ज्यादा सिखों को मार दिया गया, वो दंगे नहीं थे। गोधरा में 60 लोगों की ट्रेन को जला दिया गया, वो दंगे थे या लिंचिंग थी? जवाब देना होगा। नमस्कार।